बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के सेशन में हम माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में इंसानी जिस्म की साख्त की खुसूसियात को समझेंगे। हमारा आज का मौजू है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पिछले 2 सेशंस में हम इंसान के इर्तिका और तरक्की का तफसीली मुताला कर चुके हैं। पुश्त रखने वाले ग्रोह में दूसरे जानवरों की बनिस्बत इंसान के जिस्म की साख्त बाज़ मामलात में मुख्तलिफ है। इन खुसूसियात की बिना पर वो पुश्त रखने वाले दिगर जानवरों से जुदा करार पाता है। आज हम उन्हीं बाज़ खुसूसियात का जायज़ा लेंगे। पत्थर के ज़माने के इंसानी हड्डियों के जो बाक़ियात दस्तयाब हुए हैं उसकी रोशनी में ही इंसान के इर्तिका की तारीख तरतीब दी गई है। मुर्दा जानवरों के जिस्म टूट फूट कर उनकी हड्डियां बिखर जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी में दफन हो जाती हैं। बरसहा बरस मिट्टी में दबे रहने की वजह से हड्डियों के मसामात और छोटे छोटे सुराखों में मादनी मादे जमा होते जाते हैं। तो मुर्दा जानवरों की हड्डियों का मिट्टी में मिल जाने का ये जो अमल है ये चंद दिनों या चंद महीनों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसे सालों लगते हैं। सालों ये हड्डियां जब मिट्टी में पड़ी रहती हैं तो उन हड्डियों के मसामात और छोटे छोटे सुराखों में मादनी मादे जमा होते जाते हैं। हड्डियों की मुकम्मल टूट फूट हो जाती है। इसके बाद भी वो जमाशुदा मादनी मादे उन हड्डियों की शक्ल इख्तियार करके बाकी रह जाते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। हड्डियों की शक्लों वाले ऐसे पत्थरों को जानवरों के पत्थर के ज़माने के बाक़ियात कहा जाता है। शशम जमात में इंशाअल्लाह आप चट्टानें और चट्टानों की किस्मों का जब तफसीली मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि चट्टानों की किस्म है तहदार चट्टानें। इन तहदार चट्टानों में मुर्दा जानवरों के रकाज़ात यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। जानवरों के पत्थर के ज़माने के बाक़ियात जिन्हें हम अंग्रेज़ी में फॉसिल्स कहते हैं, आखिर ये क्या होते हैं? दरअसल दफन हो चुके मुर्दा जानवरों और नबातात के बाक़ियात पर ज़बरदस्त दबाव पड़ने की वजह से उनके नुक़ूश तहदार चट्टानों पर उभर आते हैं। मुद्दत बाद वो सख्त और मजबूत हो जाते हैं। इन नुक़ूश को ही फॉसिल्स या रकाज़ात कहा जाता है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये हैं जानवरों के पत्थर के ज़माने के बाक़ियात। अफ्रीका,
ایشیا اور یورپ کے مختلف ملکوں میں اس قسم کے پتھر کے زمانے کے جانوروں کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے ان باقیات کی بنیاد پر انسان کے ارتقاء کی تاریخ کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے سیشنز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ علاقوں میں ملے ہوئے ان باقیات کی بنیاد پر انسان کے ارتقاء کی تاریخ مرتب کرنے میں کافی مدد ملی، لیکن اس کے لیے مطلوب تمام ضروری کڑیاں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ ان دستیاب شدہ باقیات کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک موروثی نسل سے اگلی نسل تک ایک مستقیم خطی ترتیب سے انسان کا ارتقاء نہیں ہوا۔ کسی موروثی گروہ کا ارتقاء ہوتے وقت ممکن ہے کہ اس کی متعدد شاخیں وجود میں آئی ہوں اور ان میں سے بعض ناپید بھی ہو گئیں۔ موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ارتقائی ترتیب میں ان گروہوں کی مختلف شاخیں ایک دوسرے سے ٹھیک کس طرح مربوط تھیں، لیکن انسانی تہذیب کی ترقی کے مراحل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بعض اقسام کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں اور ان کی دیگر چیزوں کی بنیاد پر انسانی تہذیب کی تاریخ کو مرتب کرنا ممکن ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اپنے ارتقاء کے مختلف مراحل میں انسان نے مختلف قسم کے ہتھیار اور اوزار بنائے۔ ان ہتھیاروں اور اوزاروں کا استعمال انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کرتا تھا۔ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کی ضرورت پیش آتی تھی، اور پھر جب انسان نے کھیتی باڑی کرنا سیکھ لیا تو پھر مختلف اوزاروں کی مدد سے کاشتکاری کرنے لگا۔ تو ان ہتھیاروں اور اوزاروں کے علاوہ انسان کی بنائی ہوئی مختلف تصاویر جو ہیں وہ بھی ہمیں انسانی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں اور دیگر چیزوں کی بنیاد پر انسانی تہذیب کی تاریخ کو مرتب کرنا ممکن ہے۔ اس لیے ہنرمند انسان، سیدھی پشت والا انسان، طاقتور انسان، عقل مند انسان، ان 4 گروہوں کے بارے میں ہم نے اس سبق کے پچھلے سیشنز میں غور کیا ہے۔ ہنرمند انسان سے جدید انسان تک میں ہم نے سب سے پہلے ہومو ہیبلس کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ہومو ہیبلس ہاتھوں کا ہنرمندی سے استعمال کرنے والا انسان۔ پھر ہم نے ہومو ایریکٹس کی زندگی کے متعلق جانا۔ ہومو ایریکٹس سیدھا کھڑا ہونے والا، یعنی سیدھی پشت والا انسان۔ اور پھر ہم نے طاقتور انسان کے بارے میں جانا جسے نیانڈرتھل انسان کہا جاتا ہے۔ نیانڈرتھل انسان کے بعد ہم نے عقل مند انسان کے بارے میں جانا، اپنے سے پہلے کے کسی بھی انسان کے مقابلے میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت رکھنے والے انسان کو عقل مند انسان کہا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینز کہتے ہیں۔
होमो यानी इंसान, सेपियंस यानी अक्लमंद, और यूरोप में इसे क्रोमिनान नाम से पहचाना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियंस सेपियंस, तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान। अक्लमंद इंसान की गौर व फिक्र की सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ और उसे तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान का नाम दिया गया। इसे ही होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। इसकी ज़हनी सलाहियत और तफहीमी सलाहियत मुसलसल बढ़ती गई। पिछले सेशंस में हम इंसानी तहजीब की तरक्की के मराहिल का जायज़ा ले चुके हैं। इंसान की पेशरफ्त यानी ह्यूमन एवोल्यूशन के मुतालिक हमने तफसीली मालूमात हासिल की है और आज हम इंसानी जिस्म की साख्त की खुसूसियात का मुताला करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और यकीनन यह मुताला काफ़ी दिलचस्प भी है और मालूमाती भी। जानवरों के इर्तिका के मराहिल में हम गैर फ़िक्री जानदार और फ़िक्री जानदारों के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। गैर फ़िक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मसलन गूंगा वगैरह। और फ़िक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। इनमें आबी हैवानात, जलथलिए, परिंदे, पिस्तानिये और रेंगने वाले जानवरों के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। तो फ़िक्री जानदार जो हैं यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, पुश्त रखने वाले ग्रोह, इनमें दूसरे जानवरों की बनिस्बत इंसान के जिस्म की साख बाज़ मामलात में मुख्तलिफ है। इन खुसूसियात की बिना पर इंसान पुश्त रखने वाले दिगर जानवरों से जुदा करार पाता है। आइए इनमें से बाज़ खुसूसियात का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली खुसूसियत है सीधा खड़ा होना। इंसान के लिए सीधा खड़ा होना मुमकिन हुआ। इससे क्या हुआ? ये देख रहे हैं आप, सीधा खड़ा होने की वजह से इंसान दो पैरों पर चलने लगा। तो इंसान के लिए सीधा खड़ा होना मुमकिन हुआ, इसलिए वो दो पैरों पर चलने लगा। ये पहली खुसूसियत है जो इंसान को दूसरे पुश्त रखने वाले जानवरों से जुदा करती है। इंसान के लिए सीधा खड़ा होना मुमकिन है और इसीलिए वो दो पैरों पर चलने लगा। हम सभी अपने पैरों पर चलते हैं, दौड़ते भागते हैं। दूसरे पुश्ती जानवर जो हैं यानी फ़िक्री जानवर, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो चार पैरों पर चलते हैं। तो आपने देखा होगा अपने आसपास तस्वीरों में जो दूसरे जानवर हैं वो आपको चार पैरों पर चलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे आसपास जो जानवर हमें नज़र आते हैं उसमें कुत्ते आपने देखे हैं, बिल्ली आप देख लें चार पैरों पर चलती है। बिल्ली के अलावा घोड़ा आपने देखा होगा, वो भी इसी तरह चार पैरों पर चलता है।
तो पुश्त रखने वाले यानी फिक्री जानवर 4 पैरों पर चलते हैं क्योंकि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। चूंकि पुश्त रखने वाले ग्रोह में दूसरे जानवरों की बनिस्बत इंसान के जिस्म की साख्त बाज़ मामलात में मुख्तलिफ है, इसलिए हम देखते हैं कि इंसान सीधा खड़ा हो सकता है, इसीलिए वो 2 पैरों पर चलता भी है। तो इंसानी जिस्म की साख्त की पहली खुसूसियत हमने ये देखी कि इंसान के लिए सीधा खड़ा होना मुमकिन हुआ, इसलिए वो 2 पैरों पर चलने लगा। अब दूसरी खुसूसियत को समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंसान सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पर चलता है, इसलिए इंसान बुनियादी 4 पैरों में से अगले 2 पैरों को हाथों के तौर पर इस्तेमाल करने लग गया। चूंकि इंसान के लिए सीधा खड़ा होना मुमकिन हो पाया, इसलिए इंसान दिगर जानवरों की तरह 4 पैरों पर। तो हमने देखा कि दूसरे फिक्री जानवर सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो 4 पैरों से चलते हैं, मगर इंसान जो है वो 4 पैरों पर नहीं चलता। इंसान सीधा खड़ा होकर 2 पैरों से चलता है, इसलिए बुनियादी 4 पैरों में से अगले 2 पैरों को इंसान हाथों के तौर पर इस्तेमाल करने लग गया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इंसान के हाथों के पंजों की साख दिगर जानवरों के अगले पैरों के मुकाबले में मुख्तलिफ हो गई। ये आप देख सकते हैं जानवरों के अगले पैरों की साख्त किस किस्म की होती है, और ये देखें, ये है इंसान के हाथ, अलग अलग नजर आ रहे हैं ना। तो ये इस बिना पर हुआ कि इंसान ने अगले 2 पैरों को हाथों के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में इंसान के हाथों के पंजों की साख दिगर जानवरों के अगले पैरों के मुकाबले में मुख्तलिफ हो गई। इन तस्वीर में आप इंसान के हाथों के पंजों की साख्त और दिगर फिक्री जानदारों के अगले पैरों की साख्त में जो फ़र्क पाया जाता है उसे साफ महसूस कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी खुसूसियत कि इंसान के हाथों के पंजों की साख्त दिगर जानवरों के अगले पैरों के मुकाबले में मुख्तलिफ हो गई। तीसरी खुसूसियत, इंसान अपने हाथों का अंगूठा दिगर 4 उंगलियों के आगे लाकर चारों उंगलियों के सामने की जानिब से अंदर और बाहर घुमा सकता है। आप खुद देखें, आप अपने पंजे को आगे कीजिए और अपनी उंगलियों को, अंगूठे को आगे लाइए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए। तो हम इंसान अपने हाथों का अंगूठा दिगर 4 उंगलियों के सामने की जानिब से अंदर और बाहर घुमा सकते हैं। तो इंसान अपने हाथ का अंगूठा दिगर 4 उंगलियों के आगे लाकर चारों उंगलियों के सामने की जानिब अंदर और बाहर घुमा सकता है। जरा गौर कीजिए, इस खुसूसियत की बिना पर हम कितने सारे काम अंजाम दे सकते हैं। इस बिना पर इंसान चीज़ों को मुख्तलिफ तरीकों से मजबूती और लचकदार तौर पर पकड़ सकता है। तस्वीर में आप देख रहे हैं
किस तरह हम उंगलियों और अंगूठे की मदद से कलम पकड़ते हैं, ग्लास हो, किताबें हो या कोई और चीज, हम बड़ी मजबूती से उन्हें अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। चूंकि इंसान अपने हाथों का अंगूठा दिगर 4 उंगलियों के आगे लाकर चारों उंगलियों के सामने की जानिब से अंदर और बाहर घुमा सकता है, इसलिए वो चीज़ों को मुख्तलिफ शक्लों में ढाल सकता है। इसीलिए उसे चीज़ें, हथियार और औजार बनाने वाला कहा जाता है। खसूसियात की वजह से वो दस्ती महारत के ऐसे काम कर सकता है जो दूसरे जानवर नहीं कर सकते। मुख्तलिफ मिसालें आप देख सकते हैं। यहाँ तस्वीर में आप देखें किस महारत से मिट्टी को खूबसूरत बर्तन में तब्दील किया जा रहा है। दूसरे जानवर तो ये नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप देखें बच्चा वायलिन बजा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप किया जा रहा है। तो इन सब में इंसान अपने हाथों को इस्तेमाल करता है और इसके लिए दस्ती महारत की ज़रूरत होती है, और उसी महारत से इंसान बहुत सारे काम अंजाम दे सकता है, ऐसे काम जो दूसरे जानवर नहीं कर सकते। इस खुसूसियत की बिना पर इंसान दस्ती महारत के मुख्तलिफ काम तो अंजाम देता है, साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी अंजाम देता है। इनमें मुख्तलिफ किस्म के खेल शामिल हैं। बच्चों को खेलना तो बहुत पसंद है। यहाँ आप देख सकते हैं हाथों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। खाना खाने के लिए हम अपनी उंगलियों की और अंगूठे की मदद से निवाला बनाकर मुंह तक ले जाते हैं। तीसरी अहम खुसूसियत, इंसान अपने हाथों का अंगूठा दिगर 4 उंगलियों के सामने की जानिब से अंदर और बाहर घुमा सकता है। इस बिना पर वो दस्ती महारत के ऐसे काम कर सकता है जो दूसरे जानवर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं चौथी खुसूसियत की। इंसान के जहन की सलाहियत दूसरे जानवरों से बड़ी हुई है। ये तो सभी मानते हैं कि इंसान के जहन की सलाहियत दूसरे जानवरों से कहीं ज़्यादा है। दूसरे जानवरों के मुकाबले में इंसान ज़्यादा गौर व फिक्र कर सकता है। चूँकि इंसान ज़्यादा गौर व फिक्र कर सकता है, इसलिए इंसान ने अपनी इस ज़हनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद की। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, और ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्योंकि इंसान के जहन की सलाहियत दूसरे जानवरों से बढ़ी हुई है। आप देखें अगले असबाक में हम पढ़ेंगे कि इंसान कैसे गारों में ज़िंदगी बसर करता था, मगर आज आप देख सकते हैं फलकबोज इमारतें उसने तामीर कर ली हैं। आमद व रफ्त के लिए मुख्तलिफ किस्म के ज़राए मौजूद हैं, और यही नहीं बल्कि इंसान चांद पर भी कदम रख चुका है। एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना अब बहुत आसान हो गया है। कम वक्त में आसानी के साथ हम दूर दराज के ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पर नज़र डालें, चाहे वो टूथपेस्ट हो या कुकर या क्लॉक, रेफ्रिजरेटर
اور ڈھیر ساری چیزیں جو ہمارے آس پاس انسان کی بنائی ہوئی ہیں، جن کا ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، یہ سب انسان نے اپنی ذہنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنے لیے ایجاد کی۔ تو آج کا یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس میں دنیا جو ہے وہ ہماری مٹھی میں ہے۔ موبائل فونز کی ایجاد نے تو ساری دنیا کو ایک دوسرے سے قریب لا کر رکھ دیا ہے۔ آج دور دراز ممالک میں رہنے والے لوگ ہمیں دور بالکل بھی محسوس نہیں ہوتے۔ ہم نہ صرف ان سے بات کر سکتے ہیں بلکہ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کالنگ کے ذریعے۔ آپ خود ذرا غور کیجئے، آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ کے لیے کیسے ممکن ہو پایا ہے کہ ہم گھر بیٹھے اپنی تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سب انسان کی ذہنی صلاحیت اور اس کے غور و فکر کرنے کی خصوصیت کا نتیجہ ہے۔ تو انسان کے ذہن کی صلاحیت دوسرے جانوروں سے بڑھی ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت اہم خصوصیت کی۔ انسانی چہرے کے عضلات کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اپنے چہرے سے اپنے دلی جذبات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ تو آپ سبھی نے محسوس کیا ہوگا۔ ہمارے جو عضلات ہیں چہرے کے، ان کی بناوٹ ہی کچھ ایسی ہے کہ جو کچھ ہمارے جذبات ہیں وہ ہم اپنے چہرے سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ذرا ان تصاویر کو دیکھیے۔ ان چہروں کو دیکھ کر آپ ان کی دلی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک چہرہ دکھی ہے تو دوسرا ہمیں غصے میں دکھائی دے رہا ہے، تیسرے چہرے سے تعجب کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس طرح انسان اپنے دلی جذبات کو اپنے چہرے سے ظاہر کر سکتا ہے۔ ذرا ان بچوں کو دیکھیے، انہیں دیکھ کر آپ ان کی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بات کرنا نہیں جانتے، مگر آپ ان کے چہرے دیکھ کر ان کے جذبات جان سکتے ہیں۔ تو انسانی چہرے کے عضلات کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اپنے چہرے سے اپنے دلی جذبات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ چہرے کے تاثرات کے علاوہ ایک اور نعمت جو انسان کے حصے میں آئی ہے وہ ہے مختلف آوازوں کو ادا کرنے کے لیے کارآمد صوتی نظام۔ ہم اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار بات چیت کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم گفتگو کے ذریعے اپنے خیالات اور اپنے جذبات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صوتی نظام یعنی آواز کے نظام کی بدولت ہم اپنا ہر خیال، ہم اپنا ہر جذبہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم زبانیں بولتے ہیں مختلف، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں۔ منہ کے اندر عضلات کی مخصوص بناوٹ اور لچکدار زبان، ان کی مدد سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ زبان جو ہے وہ سیکھی جاتی ہے۔ صوتی نظام ہمارے پاس موجود ہے، مگر بچہ دھیرے دھیرے سماج میں رہ کر
مختلف زبانیں سیکھتا ہے، اپنے خیالات اور جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح ہماری سماجی زندگی بہتر بنتی ہے۔ سماجی زندگی بہتر بنانے میں صوتی نظام نہایت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک بھارت میں ہی مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ خود اسکول میں اردو، انگریزی، ہندی اور مراٹھی زبانیں سیکھ رہے ہیں، اور ان زبانوں کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے تاکہ ہم مختلف لوگوں سے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکیں۔ لیکن انسانوں میں صوتی نظام کے ترقی پانے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہونے کے لیے ہزاروں سال کا زمانہ لگا ہوگا۔ تو بچوں، صوتی نظام اور بولنے کی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ ادا ہوں، کسی کی دل آزاری ہو، بے ادبی ہو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم کام کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، نیک باتیں کریں اور فضول باتوں سے گریز کریں۔ تو یہ تھی انسانی جسم کی ساخت کی خصوصیات۔ آج جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ایک اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت یاد ہے آپ کو؟ انسان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ممکن ہوا، اس لیے وہ 2 پیروں پر چلنے لگا۔ تو پیروں کی مدد سے ہم چلتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں۔ دوسری خصوصیت، انسان سیدھا کھڑا ہو کر 2 پیروں پر چلتا ہے، اس لیے انسان بنیادی 4 پیروں میں سے اگلے 2 پیروں کو ہاتھوں کے طور پر استعمال کرنے لگ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے ہاتھوں کے پنجوں کی ساخت دیگر جانوروں کے اگلے پیروں کے مقابلے میں مختلف ہو گئی۔ تیسری خصوصیت، انسان اپنے ہاتھوں کا انگوٹھا دیگر 4 انگلیوں کے سامنے کی جانب سے اندر اور باہر گھما سکتا ہے۔ اس بنا پر وہ چیزوں کو مختلف طریقوں سے مضبوطی اور لچکدار طور پر پکڑ سکتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے وہ دستی مہارت کے ایسے کام کر سکتا ہے جو دوسرے جانور نہیں کر سکتے۔ وہ چیزوں کو ڈھال سکتا ہے، اس لیے اسے چیزیں، ہتھیار اور اوزار بنانے والا کہا جاتا ہے۔ خصوصیت ذہنی صلاحیت سے متعلق، انسان کے ذہن کی صلاحیت دوسرے جانوروں سے بڑھی ہوئی ہے۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ 5ویں خصوصیت، انسانی چہرے کے عضلات کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اپنے چہرے سے اپنے دلی جذبات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اور ایک اہم خصوصیت، انسان کے حصے میں ایک اور نعمت آئی ہے، مختلف آوازوں کو ادا کرنے کے لیے کارآمد صوتی نظام۔ بات چیت کے ذریعے ہم اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی انسانی جسم کی ساخت کی خصوصیات۔ تو ہیومن ایولیوشن یعنی انسان کی پیش رفت میں ہم نے انسان کے ارتقاء اور ترقی کے مختلف مراحل کو بہت تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی، اور آج کے سیشن میں ہم نے انسانی جسم کے ساخت کی خصوصیات کو سمجھا۔
ہمارا سیشن آج یہیں مکمل ہوتا ہے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.